आपने हॉलीवुड मूवीज में अक्सर देखा होगा कि जब हाई एल्टीट्यूड पर किसी प्लेन का दरवाजा खोल दिया जाता है तो बहुत तेजी से अंदर की सारी चीजें बाहर की तरफ जाने लगती हैं। क्योंकि प्लेन के अंदर एयर का प्रेशर हाई होता है जबकि प्लेन के बाहर एयर का प्रेशर लो होता है। इसलिए जब प्लेन में कोई होल क्रिएट होता है या उसका दरवाजा अचानक से खोल दिया जाता है तो अंदर की सारी एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तेजी से गति करती है। ये हवा अपने साथ हर उस चीज को उड़ा ले जाती है जो या तो प्लेन से टाइटली बंधा हुआ नहीं है या वजन में काफी हल्का है। हालांकि ऐसी चीजें मात्र कल्पनाएं नहीं हैं, क्योंकि अतीत में एक ऐसी घटना घट चुकी है जब प्लेन की छत 24,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में उड़ गई थी। स्वागत है, आप शुरू करते हैं। ये घटना अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 के साथ घटित हुई थी। अलोहा फ्लाइट 243 एक बोइंग 737 विमान था जिसे 28 अप्रैल 1988 को हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर होनोलुलु एयरपोर्ट पर पहुंचना था। इस प्लेन के मुख्य पायलट रॉबर्ट श्योनर्स थाइमर्स थे जिन्हें करीब 8500 फ्लाइट होवर्स का एक्सपीरियंस था, जबकि को पायलट के तौर पर 36 साल की मेडेलाइन टॉम्पकिंस को शामिल किया गया था जिन्हें बोइंग 737 प्लेन में 3500 होवर्स तथा टोटल 8000 फ्लाइट होवर्स का एक्सपीरियंस था। घटना के दिन यानी 28 अप्रैल 1988 को फ्लाइट 243 को दोपहर तक होनोलुलु से हीलो, हीलो से मावी तथा मावी से कावी की 3 राउंड ट्रिप पूरी करनी थी। इसलिए रात के समय ही एक बार प्लेन को पूरी तरह से एग्जामिन कर लिया गया कि कहीं प्लेन में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। सुबह यानी 28 अप्रैल को प्लेन ने अपनी 3 राउंड की ट्रिप सफलतापूर्वक पूरी की। इसके बाद प्लेन को अगली उड़ान के लिए तैयार किया गया, लेकिन अब की बार प्लेन की पूरी तरह से जांच नहीं की गई क्योंकि प्लेन सुबह से लेकर दोपहर तक 3 ट्रिप पहले से ही पूरी कर चुकी थी। इसलिए अलोहा एयरलाइन को लगा कि प्लेन में सब कुछ सामान्य ही होगा। पायलट्स के द्वारा सामान्य जांच के बाद दोपहर 1:25 पर फ्लाइट 243 ने हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस समय फ्लाइट में 89 पैसेंजर के साथ 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। इस समय प्लेन को पायलट टॉम्पकिंस उड़ा रही थी, जबकि मुख्य पायलट मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। टेक ऑफ के कुछ टाइम बाद ही प्लेन अपने नॉर्मल फ्लाइट एल्टीट्यूड यानी 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई। उड़ान के करीब 23 मिनट बाद 1:48 पर मावी आइलैंड से 43 किलोमीटर की दूरी पर फ्लाइट क्रू को एक अजीब सी विंड नॉइज सुनाई दी, जैसे प्लेन से हवा बाहर की तरफ जा रही हो। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही प्लेन की लेफ्ट साइड वाली छत उखड़कर हवा में उड़ गई। इस एक्सप्लोजिव डीकम्प्रेशन के कारण प्लेन की 18.5 फीट लंबी यानी कॉकपिट के पिछले हिस्से से लेकर फोरविंग एरिया तक की सारी छत उखड़कर हवा में जा चुकी थी। तभी को पायलट ने नोटिस किया कि विमान के ग्रे इंसुलेशन के पीसेज केबिन के ऊपर हवा में उड़ रहे थे। जब पायलट ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें सारी कहानी समझ में आ गई, क्योंकि कॉकपिट का दरवाजा पूरी तरह से उखड़ चुका था और पायलट कॉकपिट में बैठे बैठे ब्लू स्काई को साफ देख पा रहे थे। जब प्लेन में ये एक्सप्लोजिव डीकम्प्रेशन हुआ था तो उस वक्त 58 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट यानी एयर होस्टेस क्लेराबेल लेंसिंग आगे से 5th रो सीट्स के पास खड़ी थी। जैसे ही छत प्लेन से अलग हुई तो डीकम्प्रेशन की वजह से वो हवा के साथ प्लेन के बाहर चली गई और उसके बाद उनकी बॉडी आज तक कभी रिकवर नहीं हो पाई। कोई नहीं जानता कि हवा के द्वारा प्लेन से बाहर फेंके जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ होगा। वहीं दूसरी ओर बाकी बचे फ्लाइट क्रू मेंबर्स भी बिना किसी सजगता के नॉर्मल वे में प्लेन में खड़े हुए थे, लेकिन डैमेज एरिया से दूर होने की वजह से उन्हें संभलने का मौका मिल गया। यहाँ सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि अधिकतर पैसेंजर्स ने अपनी सीट बेल्ट बांध रखी थी, जिसके कारण वो क्लेराबेल लेंसिंग की तरह प्लेन से बाहर फेंके जाने से बच गए। लेकिन इसके बावजूद भी 6 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर को गंभीर चोटें आई, जबकि 65 लोग इस घटना में घायल हो गए, क्योंकि प्लेन से अलग हुई छत के टुकड़ों ने वापस प्लेन में एंटर करके कई पैसेंजर्स को घायल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ प्लेन की छत के अलग होते ही प्लेन में हवा का प्रेशर कम होने लगा, इसलिए पायलट तथा सभी पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मास्क के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई की जाने लगी। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मुख्य पायलट रॉबर्ट ने प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और प्लेन की स्पीड को कम करने के लिए स्पीड ब्रेक्स को फैला दिया। लेकिन अब भी प्लेन को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो पा रहा था, इसलिए पायलट ने प्लेन को मावी आइलैंड के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया।
लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि प्लेन की छत के उखड़ने की वजह से कॉकपिट में नॉइस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि को पायलट रेडियो ट्रांसमिशन को सुन ही नहीं पा रही थी। इसलिए सबसे पहले को पायलट ने ट्रांसपोर्टर पर इमरजेंसी कोड 7700 एक्टिवेट किया और उसके बाद होनोलुलु एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट कर उन्हें ये बताने की कोशिश की कि प्लेन को मावी आइलैंड की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन को पायलट नहीं जानती थी कि उसका मैसेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचा है या नहीं। दूसरी तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक भी प्लेन से कोई संदेश नहीं पहुंच पाया था। लेकिन तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एक प्लेन के लिए इमरजेंसी कोड 7700 को ऑब्जर्व किया जो कहालुही एयरपोर्ट के 37 किलोमीटर साउथ ईस्ट से आ रहा था। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन से संपर्क करने की कई कोशिशें की, लेकिन उनका प्लेन से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। जैसे ही प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंची तो को पायलट ने रेडियो फ्रीक्वेंसी में कुछ बदलाव किए और इस बार प्लेन का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क स्थापित हो गया। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह बात समझ आई कि ये प्लेन फ्लाइट 243 है और इसके बाद कहालुई एयरपोर्ट के रनवे नंबर 2 पर इमरजेंसी लैंडिंग के सारे इंतजाम पूरे किए गए। 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन मास्क हटा दिए गए क्योंकि अब हवा का प्रेशर नॉर्मल था तथा स्पीड ब्रेक्स को भी वापस रिट्रैक्ट कर दिया गया। इसके बाद लैंडिंग के लिए लैंडिंग गियर को ओपन किया गया, लेकिन प्लेन का नोज गियर पोजीशन इंडिकेटर कोई साइन शो नहीं कर पा रहा था, यानी नोज गियर ओपन नहीं हो पाया था। इसलिए 1:55 पर को पायलट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को मैसेज भेजा कि हमारा नोज गियर नहीं खुल रहा है, इसलिए एयरपोर्ट पर जरूरी इक्विपमेंट तैनात किए जाएं। कुछ समय बाद प्लेन रनवे के नजदीक आया तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पायलट को सूचित किया कि आपका नोज गियर ओपन हो चुका है, हो सकता है कि आपका इंडिकेटर इस घटना की वजह से खराब हो चुका हो। कुछ टाइम बाद प्लेन जैसे ही रनवे पर लैंडिंग करने वाला था तो उसका लेफ्ट इंजन भी बंद हो गया। हालांकि प्लेन की छत ना होने की वजह से पायलट का प्लेन के ऊपर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो पा रहा था और प्लेन एक सीधी डायरेक्शन में ना जाकर लेफ्ट और राइट साइड में हिल रहा था। लेकिन फिर भी पायलट ने अपनी सूझबूझ के दम पर फाइनली इस घटना के 10 मिनट बाद 1:58 पर प्लेन को कहालुही एयरपोर्ट के रनवे नंबर 2 पर सफलतापूर्वक लैंड करवा दिया। लैंडिंग के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस पूरे आइलैंड पर ही मात्र 2 एम्बुलेंस मौजूद थी। इसलिए अकामी टूर्स की 15 वैन्स तथा उन 2 एम्बुलेंस के द्वारा घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आप इस घटना का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस दुर्घटना की वजह से प्लेन इतनी बुरी तरह से डैमेज हुआ था कि उसे दोबारा से रिपेयर भी नहीं किया जा सका। बाद में यूनाइटेड स्टेट नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस घटना की मुख्य वजह प्लेन का पुराना होना तथा इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस प्रोग्राम की क्वालिटी में कमी होना था, क्योंकि प्लेन के बाहरी ढांचे की जांच के लिए एग्जामिनेशन रात के समय शेड्यूल किया गया था, जिसकी वजह से फ्यूजलेज में आई छोटी छोटी दरारों को देख पाना संभव नहीं हुआ। उस दिन विमान में यात्रा कर रही एक पैसेंजर गेल यामामोटो के अनुसार उसने बोर्डिंग के टाइम प्लेन के फ्यूजलेज में दरार देखी थी, लेकिन उस वक्त इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि ये सारा खेल प्लेन के हद से ज़्यादा पुराने होने की वजह से शुरू हुआ, क्योंकि इस घटना से पहले तक प्लेन ने 89,680 फ्लाइट साइकिल्स यानी टेक ऑफ, उड़ान और लैंडिंग समेत कुल 89,680 घंटों तक यात्रा की थी, जबकि फ्लाइट साइकिल्स का ये अमाउंट तय फ्लाइट साइकिल्स का 2 गुना से भी ज़्यादा था। यानी असल में इस प्लेन को बहुत पहले ही सेवा से बाहर किया जाना चाहिए था, लेकिन अलोहा एयरलाइन इसे लगातार यूज कर रही थी, जिसकी वजह से इसमें यूज मेटल लगातार कमज़ोर होता गया और लगातार तटीय वातावरण में उड़ान भरने के कारण सोल्टी एंड ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट की वजह से इसमें दरारें आना स्टार्ट हो गई। लेकिन मेंटेनेंस प्रोग्राम में कमियों के चलते अलोहा एयरलाइंस इस डैमेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। जब प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर था तो प्लेन के अंदर हाई एयर प्रेशर की वजह से सबसे पहले S10L लैप जॉइंट पर फेलियर होना शुरू हुआ, जिसने बढ़ते हुए फ्यूजलेज के अपर लोब को एयरक्राफ्ट से अलग कर दिया। हालांकि एक्चुअल में प्लेन में होल होने के बाद क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्लेन का जो हिस्सा उखड़ गया था वो कभी रिकवर ही नहीं हो पाया। यानी हमें उस प्रोसेस के बारे में नहीं पता चला जो प्लेन में होल होने के बाद से लेकर फ्यूजलेज के अपर लोब के अलग होने तक हुई थी। इस गैप को समझने के लिए प्रेशर वेसल इंजीनियर मेट ओस्टीन ने एक एडिशनल परिकल्पना प्रस्तुत की।
उनके एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग शुरुआत में दरारों और अन्य फैक्टर्स की वजह से प्लेन के लेफ्ट साइड के फ्यूजलेज में 10 सेंटीमीटर जितना होल हुआ होगा, लेकिन डीकम्प्रेशन की वजह से केबिन की एयर करीब 1126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकली होगी। उस समय फ्लाइट अटेंडेंट क्लेराबेल लेंसिंग उसी होल के सबसे नजदीक खड़ी थी, जो खिंचाव की वजह से उस होल के साथ चिपक गई, जिसकी वजह से एयर के एस्केप होने में इमीडिएटली ब्लॉकेज क्रिएट हुआ और वहां फ्लड हैमर या वाटर हैमर जैसा इफेक्ट पैदा हुआ, जिसने एक झटके के साथ फ्यूजलेज के पूरे अपर लोब को उखाड़ फेंका। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ होगा कि वहां किसी को कुछ समझने और देखने का मौका भी नहीं मिला होगा। हालांकि NTSB बोर्ड ने भी इस परिकल्पना पर विचार किया था, लेकिन डैमेज हुए पार्ट के रिकवर ना होने की वजह से उन्होंने इस परिकल्पना के कंक्लूजन्स को शेयर नहीं किया। तो बस आज